अब सबसे हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाएगा जिससे कि कंपनी या फर्म की जो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कैश है वो पता चल सके कि जब वो पीरियड शुरू हुआ, जैसे 1 अप्रैल 2024 को क्या कंडीशन थी कैश की और 31 मार्च 2025 को क्या कंडीशन है। ठीक है, कैश में कैश इक्विवेलेंट भी ऐड होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि वो ऑलमोस्ट उसको कैश ही मान लो जिसको तुरंत जिसको लिक्विडेट किया जा सके। कैश इक्विवेलेंट्स मतलब बेसिकली ये शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड। गोल्ड आपको पता है तुरंत बिक जाएगा, स्टॉक्स आपको पता है तुरंत बिक जाएगा, भले लॉस से बिकेगा बट तुरंत बिक जाएगा, मतलब उससे पैसा तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी जो उसको कैश इक्विवेलेंट नहीं मान सकते क्योंकि प्रॉपर्टी तुरंत नहीं बिक सकती, लॉस पे भी तुरंत नहीं बिक सकती। जो भी इंफॉर्मेशन होगी कैश फ्लो संबंधित इंटरप्राइज की, उसको उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालने से सबसे मेन फायदा होगा कि उस कंपनी की क्या हैसियत है कैश जनरेट करने की। अगर उसे तुरंत यूज करना पड़े कैश, तो कितना कैश उसके पास तुरंत रेडिली अवेलेबल है, ये मेन जानना कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम होता है। ये जीआईबी पेपर 3 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं, नाम है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप ये डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। कैश फ्लो के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 1/4/2022 को मैंने कहा कि लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, तो इसका मतलब एसेट कितने हो कंपनी पास 1 लाख रुपए के हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, 2 अप्रैल को कुछ गेहूं 90,000 का खरीदा, उसको 95,000 यानी 5,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब कंपनी के पास 5,000 का प्रॉफिट भी आ गया, तो एसेट कितना हो गया 1,05,000। पहले 1 लाख रुपए था, 5,000 रुपए और आ गया। लायबिलिटी कितनी हो गई भाई, लायबिलिटी क्या है, जो उसने कमाया है वो उसे वापस करना है ना कल को अपने ओनर्स को। तो 1 लाख रुपए कैपिटल की थी लायबिलिटी और प्लस जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लायबिलिटी में जुड़ गया। इसके बाद क्या किया, उन्होंने कैश इनफ्लो कर लिया, मतलब 5,000 रुपए कहीं से समझ लो आपने लिए थे ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो ये 5,000 रुपए उन्होंने कमाए हैं, मतलब 95 90 का चीज 95 बेच करके, इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा कि ऑपरेटिंग टीम क्यों डिस्कस कर रहे थे। तो जो 5,000 रुपए इन्होंने सामान बेच के कमाए हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी से कमाए हैं, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद क्या क्या कंपनी ने, इसके बाद कंपनी ने 80,000 रुपए के और सामान लिया और उसको 85,000 रुपए में बेच दिया, मतलब गेहूं खरीदा फिर से बेच दिया। लेकिन इस बार कंपनी ने 15,000 रुपए की एक वेइंग मशीन भी खरीद ली। क्यों, क्योंकि उसे वो खर्चा वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिससे कि वो उसका वजन कर सके, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्ट किया 15,000 रुपए तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। अब कंपनी के पास 95,000 रुपए तो कैश हो गया, उसके अलावा फिक्स एसेट्स हो गए कितने 15,000 रुपए के, मतलब 15,000 रुपए का उसके पास एक सामान भी हो गया। अब लायबिलिटी में कंपनी में क्या 10,000 रुपए जो उसने कमाए हैं 5,000 दो बार और 1 लाख रुपए शुरू से, तो 1,10,000 वो हो गया और 1,10,000 इधर भी हो गया, दोनों तरफ मैच हो गया। फिर फर्म ने क्या किया, 75,000 रुपए का और गेहूं खरीदा और उसको 80,000 रुपए बेच दिया। तो अब फर्म के पास क्या हो गया, 15,000 रुपए प्रॉफिट लॉस में हो गए। कैपिटल उसका 1 लाख से घट के 90,000 हो गया था। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपए उसने वेइंग मशीन में डाल दिए थे और कैश उसके पास 90,000 बचा और फिक्स एसेट्स कितना, मतलब वेइंग मशीन कितने की 15,000 की, तो ये उसका हिसाब हो गया। अब बात करते हैं जो उसने लास्ट में जो 5,000 रुपए वाला ये फायदा हुआ है, जो उसने हुआ है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि वो अपने पास से पैसा उसने डाला है। ठीक है, तो अब 3 तरह की इन्होंने बताया कैश फ्लो के लिए 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होता है जिससे कि वो फर्म पैसा कमा रही है, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके द्वारा कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदा जा रहा है, उसको आप कैश इक्विवेलेंट भी मान सकते हो, वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो इक्विटी या बोरोइंग है उसमें कोई चेंज आता है, मतलब कि आपने या तो पैसा उधार लिया बाहर से और अंदर अपनी फर्म में डाला, या फर्म से बाहर पैसा भेजा है, मतलब किसी और को उधार दिया, जिससे आपके ओवरऑल इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूटेड पे फर्क पड़ता है, तो बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है इसलिए। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैसे कहा यह जाता है कि कैश बहुत डिजायरेबल चीज है, सबको अपने पास कैश चाहिए, फर्म्स को भी कैश चाहिए, लिक्विडिटी उससे बनी रहती है इसलिए। लेकिन खाली पड़ा हुआ कैश सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव होता है, इसलिए बहुत ज्यादा कैश बैलेंस अपने अकाउंट में रखना या फर्म में रखना बिल्कुल ही बेवकूफी होती है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर हम फिक्स एसेट्स में कोई कैश का करते हैं, मतलब फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं, तो भाई हमारे 1 लाख रुपए था, हमने 15,000 की एक वेइंग मशीन खरीद लें, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या बोल दिया, इसको हमने बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने वो पैसा 15 पड़ा रहने के लिए हमने मशीन खरीद ली, अब मशीन से हमारा काम तेज हो रहा है। या मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए था, तो हमने चलो एक काम करते हैं सेकंड हैंड टेम्पो खरीद लेते हैं, उससे हमारा काम और तेज हो जाएगा, तो वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि एसेट का एसेट आ गया और हमारे पास जो कैश है वही पाइल अप नहीं हो रहा है। ठीक है, कैश इनफ्लो जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से होता है उससे क्या है, एसेट्स तो बढ़ते हैं, लेकिन एसेट्स आपके ओवरऑल तो मतलब कैश में कम हो गए, लेकिन आपके
ओवरऑल जो कंपनी के एसेट्स है वो बढ़ जाते हैं। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल बताए इन्होंने, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कैश में पेमेंट करना, कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उससे कैश पैसा प्राप्त करना, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं। कहीं आपने उधार दिया है तो उसका पैसा, कहीं से आपने उधार प्राप्त किया है तो वो पैसा, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्राप्त है। कहीं आपने लोन वगैरह दिया है तो उससे प्राप्त पैसा, कहीं से आपने लोन लिया है तो वो पैसा हो गया, कहीं से आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्टॉक मार्केट संबंधित चीजें हो रही हैं, ऐसा कुछ किया है तो आपने पैसा दे दिया, या ऐसा कुछ आपने वापस किया है तो आपको पैसा मिल गया। ये सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी संबंधित आपकी चीजें हैं। फिर बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज संबंधित कैश फ्लो की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैन बी यूजफुल यूटिलाइज द कैश जनरेटेड थ्रू ऑपरेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं उस टाइम जो पैसा यूज है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के तहत से हो सकता है। कुछ एग्जांपल बताए गए, जैसे कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं कंपनी के तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि पैसा जनरेट करेंगे उससे हम, या हम अपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं, अपने जो मतलब जो ओनर्स वगैरह हैं जो शेयर्स को, उनको हम रिडीम कर रहे हैं, मतलब हमने शेयर्स पहले निकाले थे, अब हम उन शेयर्स को वापस ले रहे हो, पैसा दे रहे हो उनको, तो ये भी एक तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। अगर हमने कोई पैसा बोरो किया उसको हम रीपे कर रहे हैं वापस, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए AS3 और AS7, मतलब हमने AS7 लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये दोनों ही IND इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और 7 जो है ये डिटेल गाइडलाइन बताते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट संबंधित। ठीक है, कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शंस होगा जिसमें कैश फ्लो होगा उसको अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। कैश रिपेमेंट ऑफ लोन वगैरह का है, जैसे इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है और प्रिंसिपल भी दिया जा रहा है, दोनों को अलग अलग हेड में डाला जाएगा। मतलब जो हमने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे, और जब जो मेन लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हैं उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल देके डिफरेंस बताया। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन इन अ फॉरेन करेंसी, यदि हम मान लीजिए फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो अलग से हमको रिकॉर्ड करना होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी के केस में रेट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो होता है वो चेंज होता रहता है। भाई 80 रुपए डॉलर होता है, आपको 78 का मिले, 82 का मिले, तो वो जो डिफरेंस होता है वो हमें अलग से रिकॉर्ड करना होगा डेट के साथ में। ठीक है, investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalent shall be excluded from state होगा। यदि कोई ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसमें कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट से बाहर रखा जाएगा, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो हर एक एंटिटी अपने अपने हिसाब से अलग अलग यूटिलाइज करती है कैश फ्लो फॉर्मेट को, लेकिन एक उन्होंने जनरल चीजें बताई क्या क्या चीजें होना कंपलसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। जैसे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है तो उसमें ऑपरेटिंग इनकम, डिस्क्रिप्शन, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या रिसीवेबल्स हैं, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात हो रही है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हैं, क्या आपने जो भी आपने नए परचेज किए हैं लॉन्ग टर्म एसेट वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेट कैश फ्लो कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है वो सब इसमें आप डालेंगे। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का बना रहे हैं तो आपने कितना पेमेंट और डिविडेंड वगैरह दिया है या लिया है, या आपने कितना इक्विटी में इंक्रीज किया, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा है, या आपकी बोरिंग्स कितनी कम हुई है, वो सब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाना होगा। कैश फ्लो इंफॉर्मेशन का क्या फायदा है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आपकी फर्म है, जो बैंक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एग्जैक्ट औकात बताता है कि आपके पास कितना कैश इस समय अवेलेबल है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। बैंकर्स या क्रेडिटर्स जो होते हैं उनके पास तो और भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना रिपेमेंट शेड्यूल देखना होता है। भाई अगर उनके पास बहुत कैश पड़ा हुआ है, वैसा बहुत पड़ा हुआ है, तो अगर लोन बांटेंगे नहीं तो फिर उसको ब्याज कहाँ से देंगे? तो उनके लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्कैरी दोनों है। फिर बात करते हैं हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फंड फ्लो स्टेटमेंट देखने पहले देख लेता हूँ कितना बचा अभी है, ज़्यादा नहीं बचा, तो इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है उसके बेसिकली दो पार्ट में किया, एक होता है सोर्स ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, जैसे क्रेडिट डेबिट होता है वैसे ही पैसा आ कहां से रहा, पैसा जा कहां से रहा, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का काम है। इसमें जो भी डिक्रीज होगा एसेट्स में, अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ रही होंगी, लायबिलिटी कम हो रही तो एसेट बढ़ रहा होगा। ठीक है, मतलब दोनों को मिला के बैलेंस रहेंगे, उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी कर लिया जाता है। जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है तो उसमें फिक्स एसेट्स में अगर कोई चेंजेस हैं तो जो भी सक्सेसिव बैलेंस होगा वो डेप्रिसिएशन काउंट करके ही फाइनल किया जाएगा। मतलब
आप देख रहे हो कि भाई पिछले साल भी 31 मार्च को आपके पास 5 लाख रुपए का फिक्स एसेट्स थे और इस साल ही 5 लाख के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पिछले साल 5 लाख जो एसेट्स थे आपके फेयर उसमें डेप्रिसिएशन लगा मान लीजिए 50,000 रुपए का, तो 50,000 कम हो गया, लेकिन इस साल ही 5 लाख दिख रहा है। इसका मतलब आपने 50,000 की कुछ और नई मशीन भी खरीदी है, तभी तो आपके पास फाइनल जो स्टेटमेंट है फिक्स एसेट्स का वो 5 लाख का ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सेम फिगर देखिए तो ऐसा नहीं कोई चेंज नहीं, चेंज हुआ होगा। चेंज इन नेटवर्थ की बात करते हैं। वी हैव टू टेक द अमाउंट द आउटगो ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब अगर डिविडेंड पे किया गया है, आउटगो दिया गया, तो वो भी हमको, या किसी को पेमेंट किया गया है तो वो सब चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है नेट इनकम निकालने के साथ में। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या डिफरेंस होता है, बस ये और देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंडेटरी पार्ट है, फंड फ्लो है जो मैंडेटरी पार्ट नहीं है। कैश फ्लो जो है उसको 3 पार्ट में बताया गया, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फंड फ्लो में ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है। कैश फ्लो में हर एक साल के अंत में या अकाउंटिंग पीरियड के अंत में ओवरऑल कैश पोजिशन निकल के आती है, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो आपका एक स्पेसिफिक पीरियड का वर्किंग कैपिटल बताता है। कैश फ्लो जो है उसमें अकाउंटिंग का कैश सिस्टम यूज होता है, और जो फंड फ्लो है उसमें एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज होता है। कैश फ्लो जो है उसमें लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस की पता चलती है, और जो फंड फ्लो है, जो फंड स्टेटमेंट है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बिजनेस की डिसाइड करता है। सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। सोर्स ऑफ फंड मतलब लॉन्ग टर्म आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो पैसा, इक्विटी से आ रहा है, रिजर्व से आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आ रहा है, मतलब आपने लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह ले रखी है, किसी दूसरी कंट्री से कोई लोन ले रखा है, गवर्नमेंट से पैसा ले रखा है, या नॉन करंट एसेट्स वगैरह में क्या डिक्रीज है। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या क्या है आपके, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या कमी आ रही है, करंट एसेट्स में क्या आ रही है, ये सब जोड़ करके आपके सोर्स ऑफ फंड बन जाएंगे। यूज ऑफ फंड आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो पैसा, इक्विटी डिक्रीज कर रहे हो वहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब अपने अपने शेयर से वापस खरीद रहे हो एक तरीके से, आप रिजर्व्स में डिक्रीज कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिक्रीज कर रहे हो, नॉन करंट एसेट्स को बढ़ा रहे हो, या शॉर्ट टर्म यूजर्स में आप शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को घटा रहे हो, या करंट एसेट्स को बढ़ा रहे हो। ये सब आपके यूज ऑफ फंड है, इन सबको बैलेंस करना जरूरी है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर valuable time.